तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी, जिसकी कहानी मैंने आपको कल डिटेल में सुनाई, साथ ही ये भी बताया कि उस किराए के घर में रखे फ्रिज और कमरे से जो लाश के टुकड़े मिले, उन टुकड़ों की गिनती करीब 30 से 40 बताई गई थी। पुलिस फॉरेंसिक की टीम घर पहुंचती है, सबूत और टुकड़ों को समेटती है और फिर वहीं पास के सरकारी अस्पताल बोरिंग हॉस्पिटल, वहाँ के मुर्दा घर में इन टुकड़ों को ले जाया जाता है लाश की शक्ल में। वहाँ पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर उन टुकड़ों को गिनते हैं और जब गिनते हैं तब असली गिनती सामने आती है। महालक्ष्मी की लाश के 30 या 40 टुकड़े नहीं किए गए थे, बल्कि कुल 59 टुकड़े किए गए थे। 59। अब 59 टुकड़े करने वाला वो कातिल कौन? मुझे आज दीपक ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी के बाद एक शिकायत की कि जो शक के घेरे में एक कातिल है उसका नाम मैंने नहीं लिया। शायद बहुत जगह सोशल मीडिया पर उसके नाम होंगे, तो मैंने नहीं लिया। अब उसके आगे पीछे बहुत सारी बातें लिखी गई। मुझे खैर उन बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा अपना मानना है कि एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको ढंग से निभाएं। और कल मैंने नाम नहीं लिया, और आज जो कहानी है अब जब आपको सुनाऊंगा उस कातिल के बारे में, तो अब भी मैं उसका नाम नहीं लूँगा। और उसकी वजह है बेंगलुरु पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन, जिससे इस पर असर पड़ सकता है। कहानी आगे बढ़ाऊँ उससे सिर्फ पहले आपको एक दूर से लॉन्ग शॉट से ये एक व्हाट्सअप मैसेज दिखाता हूँ। ये बेंगलुरु पुलिस का है। इस मैसेज में साफ साफ ये लिखा है और कहा गया, रिक्वेस्ट की गई है और वहाँ के जितने क्राइम जर्नलिस्ट हैं उनसे भी, कि हम कातिल तक पहुँच चुके हैं। कातिल हमारी नज़र में है और कातिल इस वक्त कहाँ है हमें ये भी पता है, लेकिन उस शहर में किस जगह पर है ये हमें नहीं मालूम। हमारी टीम गई हुई है और जैसे ही कातिल आएगा पूरी कहानी सामने आ जाएगी। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर जो वहाँ पर हैं और साथ में वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर परमेश्वरा राव, उन्होंने, और साथ ही जो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने, दोनों ने ही इस बात को मीडिया के सामने आकर कहा कि हमने कातिल को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये कातिल कर्नाटक का नहीं है और ये कातिल उत्तराखंड का भी नहीं है। इस कातिल का ताल्लुक पश्चिम बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से। इसका नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं नाम आज भी नहीं बताऊंगा, इसलिए कि बेंगलुरु पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर कोई आंच ना आए और उस नाम को सुनकर कातिल कहीं अलर्ट ना हो जाए। अब पूरा नाम क्या है और पूरी कहानी क्या है उस पर आते हैं, और कल की जो आपकी शिकायत है उस पर भी आते हैं। तो आज जब कल बल्कि बोरिंग हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ तो पहले तो पता चला कि 59 टुकड़े किए गए थे, 59 टुकड़े। पोस्टमार्टम के बाद इन टुकड़ों की शक्ल में उस लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही अंतिम संस्कार हो गया। अब सवाल है 59 टुकड़े क्यों किए गए? आखिर इतनी नफरत क्या थी, इतनी दुश्मनी क्या थी, और वो कातिल कौन है? कत्ल की एक ऐसी और मिस्ट्री थी, एक रहस्यमय कहानी, गॉडमैन डेट किल्स, द शकीरा खलीली मर्डर केस। इत्तेफाक से वही बेंगलुरु, द शकीरा खलीली मर्डर केस। गॉडमैन डेट किल्स कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है
और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें, अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अब तक की जो बेंगलुरु पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसी के हिसाब से आपको पूरी कहानी बताता हूँ। 35 साल पहले महालक्ष्मी का परिवार नेपाल छोड़कर इंडिया आया। इंडिया आने के बाद ये लोग कर्नाटक में बस गए, फिर धीरे धीरे बेंगलुरु में आकर सिमट गए, बेंगलुरु में रहने लगे। परिवार में महालक्ष्मी की माँ, भाई, बहन ये सभी लोग थे, पिता नहीं। फिर शादी होती है हेमंत दास से, बेंगलुरु में ही रहते हैं। हेमंत दास भी बेंगलुरु में ही रहता है, वहीं जॉब करता है। फिर एक बेटी हुई, बेटी 4 साल की हो गई। ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी 2023 तक, 2023 के यही अक्टूबर नवंबर के महीने तक। 2023 के अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में गड़बड़ शुरू होती है, और ये गड़बड़ तब शुरू होती है जब हेमंत को ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर है। बेंगलुरु में ही एक सैलून, जहाँ पे एक हेयर ड्रेसर, एक उत्तराखंड का, जिसके नाम को लेकर बहुत सारे लोगों ने कल कहा है, तो ये कि उसके साथ अफेयर है। और इस अफेयर की जानकारी मिलने के बाद पति पत्नी में झगड़ा होता है। इसके बाद हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो जाते हैं। बेटी पहले महालक्ष्मी के पास रहती है, फिर हेमंत के पास रहती है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ पति पत्नी भी कंप्लेन करते हैं कि उसने हमें टॉर्चर किया, उसने हमें मारा। बेंगलुरु पुलिस में ये महालक्ष्मी और हेमंत दोनों के कंप्लेन दर्ज हैं। खैर, उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी की माँ, महालक्ष्मी का भाई, बहन सभी रहते हैं, और जिस जगह किराए के घर पे महालक्ष्मी रहती है उससे थोड़ी दूर पर उसकी माँ अपनी छोटी बहन के उसके साथ रहती है। पति भी बेंगलुरु में है, भाई भी आता जाता रहता है। लेकिन आखिरी बार महालक्ष्मी की अपने परिवार से जो मुलाकात हुई वो 19 अगस्त को हुई, राखी के दिन। अपने भाई को राखी बांधने के लिए महालक्ष्मी घर गई थी, जहाँ उसकी दूसरी बहन थी और माँ थी, और वहाँ उसने राखी बांधी। ये आमने सामने की पूरे फैमिली की मुलाकात 19 अगस्त को लास्ट हुई। उसके बाद वक्त बीता, फिर आया 2 सितंबर। 2 सितंबर के बाद महालक्ष्मी का मोबाइल स्विच ऑफ। 2 से लेकर 21 तक मोबाइल बंद है। 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 19 दिनों में एक बार भी घर वालों ने महालक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, वरना उसकी मिसिंग रिपोर्ट ही लिखा देते हैं। 21 सितंबर को ये होता है कि कुछ पड़ोसी शिकायत करते हैं कि महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आ रही है, और फिर वो मकान मालिक तक जाते हैं। मकान मालिक के पास चूँकि रेंट एग्रीमेंट में महालक्ष्मी की माँ और बहन का नंबर और पता लिखा हुआ था, तब वो पहली बार 21 सितंबर को महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करता और कहता है कि महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आ रही है, कमरा चेक करना है, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा चाबी भी है तो आप आ जाए। तब माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर महालक्ष्मी के घर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है, और अंदर से ये फिर फ्रिज और कमरे से ये लाश के टुकड़े बाहर आते हैं। यानी 19 अगस्त को आखिरी मुलाकात, 2 सितंबर से मोबाइल बंद, लेकिन पूरे परिवार में से एक ने भी महालक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। 19 दिन अगर, और ये भी अब पता है कि महालक्ष्मी अपने पति से अलग रह रही है, बेटी उसकी पति के साथ है और वो किराए के घर में रह रही है, तो अमूमन कोई भी एक रिलेटिव होता है, ना भी हो तो हफ्ते में एक आध बार खैरियत पूछ लेते हैं कि आप ठीक हो, कहाँ हो। यहाँ 19 दिन बीत गए, और 19 दिन बाद भी माँ और बहन इसलिए आती महालक्ष्मी के घर पर क्योंकि मकान मालिक ने शिकायत की थी कि कमरे से बदबू आ रही है, वरना क्या पता ही अगर ये बदबू ना आती तो हो सकता था कि अभी तक महालक्ष्मी का पता नहीं चलता। तो मकान मालिक के कहने पर आकर उन लोगों ने ये देखा। अब सवाल है कि फिर ऐसा क्या रिश्ता था कि अपने माँ बाप यानी भाई बहन ये भी महालक्ष्मी से दूर और वो इन सबसे दूर। तो इस रिश्तों के पेंच में और इसी रिश्तों के रहस्य में ही तो कहीं महालक्ष्मी के इस कत्ल की कहानी नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने इस एंगल से इस कहानी की जांच की शुरुआत की। सबसे पहला शक गया पति पर। पति को बुलाया, पति से पूछा। पति ने कहा हम अलग रह रहे हैं, तब से मैं यहाँ हूँ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड देख लीजिए। वो बिल्कुल बेदाग निकला। पूरी पूछताछ हुई,
क्योंकि पहला शक उसी पर था। इसके बाद हस्बैंड ने, जो हेमंत दास है, उसने पुलिस से, जब पुलिस ने पूछा कि आपको किसी पर शक है, तब उसने बताया एक नाम, और वो नाम था उत्तराखंड के एक हेयर ड्रेसर का। और उस हेयर ड्रेसर का नाम लेकर उसने कहा कि मेरी वाइफ के साथ उसका अफेयर था और इसी वजह से हम दोनों के रिश्ते टूट गए, और मुझे लगता है मेरी वाइफ के कत्ल में उसी का हाथ है। अब उस हेयर ड्रेसर को पुलिस उठाती है। वो वहीं था, बेंगलुरु में, कहीं भागा नहीं। पुलिस जाती है, दुकान में वो बैठा हुआ था, उसको लेकर आती है थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती है पूरे 10-12 घंटे तक। पूछताछ करने के साथ उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR को निकालती है। पिछले 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के उसके लोकेशन को निकालती है। जहाँ काम करता है उनसे पूछताछ करती है, जहाँ वो रहता है वहाँ पुलिस जाकर पड़ोसियों से पूछताछ करती है, हर एक से आइडेंटिफाई करती है। जो उस बंदे का बयान था वो सारे बयान उसके बयान से मैच करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बताते हैं कि ये जो बता रहा है वो सच है, जहाँ जहाँ उसने बताया वो उस वक्त तक वहीं था, और इसका महालक्ष्मी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस उस हेयर ड्रेसर को छोड़ देती है, वो घर चला जाता। कल भी उसका नाम था। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि प्लीज़ अभी आप नाम मत लीजिएगा, इसलिए कि उस नाम लेने से केस के आगे की इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा कि हमने एक पर शक किया और उसको छोड़ दिया तो दूसरा अलर्ट हो जाएगा। अब इत्तेफाक से एक और हेयर स्टाइलिश, वो भी ऐसे ही काम करता है कहीं। अब ऐसे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों के नाम आए जिनका महालक्ष्मी के साथ की दोस्ती थी। पुलिस ने उन सबको उठाया, सबसे पूछताछ की, जितने भी उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बाकी चीज़ें थे वो भी लिया, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस उन सभी लोगों को शक के दायरे से बाहर करती गई। इधर पुलिस की एक टीम लगातार CCTV फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन 21 को ये लाश मिली। 21-22 तक उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि घर के आसपास CCTV कैमरा नहीं था और वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। लेकिन पुलिस को ये था कि किसी भी इस घर को आने जाने के जितने भी रास्ते हैं, किसी एक रास्ते पर तो कोई कैमरा होगा। कुछ सरकारी दफ्तर होगा, बैंक होगा, ATM होगा, ATM के बाहर अक्सर होता है। तो पुलिस को ऐसी जगह पर कुछ कैमरे मिले। अब पुलिस ने उस डेट के हिसाब से लास्ट 2 सितंबर को मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, तो उन्होंने 1 सितंबर से देखना शुरू किया कि कोई शख्स उस डेट के आसपास, उस टाइमिंग के आसपास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है कि नहीं। इत्तेफाक से जो सस्पिशियस लोग थे उनमें से एक कैमरे में एक वो शख्स मिला, उसका चेहरा दिखा और वो उसी तरफ जा रहा था और टाइमिंग और डेट भी मिल रही थी। अब उस शख्स का नाम पुलिस को पता चल गया, बाकी लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसकी फैमिली भी बेंगलुरु में रहती है। अब पुलिस उसके घर जाती है, भाई को उठाती है, उस भाई से पूछताछ करती है। वो भाई बताता है जो कहानी पुलिस को। केस उसी वक्त सॉल्व हो गया था। वो भाई बताता है पुलिस को कि हाँ, मेरा भाई हमारे पास आया था, फ़िलहाल अब बेंगलुरु में नहीं है, लेकिन उसने आकर ये बात कबूल की थी कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। पूरी फैमिली सन उसके बाद ये बताकर वो वहाँ से निकल गया। उस भाई के हिसाब से वो वहाँ से निकला भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद शायद कोलकाता। कहाँ है अब पता नहीं, लेकिन भाई का बयान, CCTV कैमरा उधर, वो और जो बाकी जिनके ऊपर शक था उनके बयान, और फिर उस बंदे का जो इस वक्त भागा हुआ है, जिसको मालूम है, जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर दोनों ने बता दिया है कि ये कौन है। नाम न बताने की गुजारिश की, इसलिए कि केस पे असर पड़ेगा, तो इसलिए नाम लूँगा नहीं, नाम पता है। तो अब पुलिस की टीम गई हुई है। अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब सवाल ये था कि वही शख्स होगा तो उसने कैसे किया होगा। अब फॉरेंसिक के साथ मिलकर 2 दिन से पुलिस इसी की तफ्तीश कर रही थी। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो महालक्ष्मी के कमरे में एक ट्रॉली बैग नज़र आया, बाकी सारी चीज़ों के अलावा। जब उस ट्रॉली बैग को देखा तब पुलिस का क्लिक किया कि सेम श्रद्धा केस में, जिसमें आफ्ताब पूनावाला ने लाश के टुकड़े किए, उसके बाद उसने ट्रॉली बैग में या फिर पिट्ठू बैग पे रख कर उसने
पहले ट्रॉली बैग वो भी लाया था, लेकिन उसे लगा ये बड़ा बैग है, शक लोग करने लगेंगे, तो पिट्ठू बैग में वो टुकड़े फेंकता था। तो यहाँ कमरे में एक ट्रॉली बैग था। उस ट्रॉली बैग को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े इसी ट्रॉली बैग में रखकर कहीं और ठिकाने लगाने का प्लान था। जो फॉरेंसिक टीम ने जांच की उसे एक चीज़ क्लियर हो गया, वो ये कि कत्ल उसी कमरे में हुआ, लाश भी उसी कमरे में टुकड़े किए गए, लेकिन बाद में टुकड़े करने के बाद फर्श की और बाथरूम की अच्छे से सफाई करने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सारे सबूत तो वैसे ही रह गए थे। इसके बाद कातिल ने, और ये है कि कत्ल 2 और 3 अक्टूबर के बीच में, जो अब तक के, अब कातिल पकड़ा जाएगा तो एग्जैक्ट तारीख पता चलेगी, लेकिन अब तक जो अंदाज़ा लगाया गया 2 और 3 सितंबर। और ये भी कत्ल के बाद कई घंटे तक कातिल उसी कमरे में रहा, फिर उसने लाश के टुकड़े किए, इसमें भी कई घंटे लगे। अब उसका पहला इरादा ये था कि उस ट्रॉली बैग में लाश के टुकड़ों को लेकर कहीं बाहर ठिकाने लगाए, लेकिन जब उसने बाहर का लोकेशन देखा, कंजेस्टेड एरिया, भीड़ भाड़, वहाँ हर वक्त लोग 12-1-2 बजे तक भी जाग रहे हैं, सड़क पर हैं, तो उसे लगा कि अगर ट्रॉली बैग लेकर रात को निकलेंगे तो डाउट होगा, और जब जो चोर होता है उसको डर ज़्यादा होता है। तो उसे ये भी लगा कि अगर दिन में बैग लेकर जाएंगे और किसी ने पूछ लिया, तलाशी ले ली, तो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए पहले वो कोशिश करता रहा, लेकिन मौका नहीं मिला, तो उसने लाश के टुकड़े फ्रिज में ही डालकर छोड़ दिए, बैग में नहीं रखा। जो फॉरेंसिक टीम ने जांच की उसके हिसाब से कत्ल कहीं और नहीं हुआ, बल्कि उसी कमरे में हुआ था, क्योंकि वो कई ऐसे एविडेंस मिले। एक पहले ये भी था कि लाश कत्ल कहीं और हुआ और लाश के टुकड़े यहाँ किए गए, तो वो भी फिर पुलिस ने रूल आउट कर दिया। उसकी वजह ये है कि जब आप टुकड़े इस घर से लेकर बाहर नहीं जा सकते, इतना कंजेस्टेड एरिया है, तो फिर किसी की लाश लेकर आप बाहर से इसी घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं, तो वो भी रूल आउट हो गया। तो मतलब ये कि कत्ल भी इसी घर में हुआ, लाश के टुकड़े भी इसी घर में किए गए, मौका नहीं मिला, इसलिए ट्रॉली बैग में उन टुकड़ों को बाहर ठिकाने लगाने के लिए वो जा नहीं पाया। वो फ्रिज जिससे ये टुकड़े मिले थे इस वक्त फॉरेंसिक लैब में है बेंगलुरु की, वो उसकी जांच कर रही है। कमरे के जो छोटे छोटे सबूत निशान मिले वो भी वहाँ पर लेकर गए हैं। और कातिल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस की टीम लगी हुई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि चलिए कातिल देर सवेर पकड़ा जाएगा, कत्ल की वजह क्या हो सकती है? तो बेंगलुरु पुलिस के सोर्सेस के हिसाब से अगर माने तो कत्ल की वजह अभी तक है वो दोस्ती और रिलेशनशिप ही है। अब इस दोस्ती और रिलेशनशिप ने कैसे करवट बदली, क्या हुआ, क्यों महालक्ष्मी का कत्ल हुआ? लेकिन पुलिस ने एक और चीज़ कही कि इसमें बेदर्दी या उस तरह की बातें इसलिए नहीं है क्योंकि कत्ल करने के बाद जो टुकड़े किए गए थे वो सिर्फ उसका मकसद एक था, और वो रास्ता दिखाया था आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा के इसमें जो था कि कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब लाश ठिकाने लगाना है तो कैसे ले जाओ, तो टुकड़े में ले जाओ। कई जगह पे ऐसे हुए थे। तो शायद उन टुकड़ों की जो अभी तक की गिनती है 59 टुकड़े, उसकी वजह यही है कि लाश के टुकड़ों को बारी बारी से किस्तों में बाहर ले जाना था और किस्तों में ले जाकर उसको ठिकाने लगाना था, तो मौका मिला नहीं। लेकिन असली मोटिव है क्या? बेंगलुरु पुलिस के हिसाब से कातिल और उसकी आइडेंटिटी सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन मोटिव जब आएगा तब कातिल मिलेगा। साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि वो इस बात की भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल में एक ही शख्स था या उसकी मदद किसी और ने भी की है, क्योंकि जिस तरीके से लाश के टुकड़े किए गए, बाकी सारी चीज़ों को समेटा गया, पुलिस को डाउट है कि इसमें शायद किसी एक ने मदद की हो। तो वो दूसरा कौन है ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारे सवालों के जवाब बेंगलुरु पुलिस के हिसाब से उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ कातिल को बेंगलुरु लाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन आएगा उस दिन सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख दी जाएंगी। लेकिन हाँ, जितने भी इससे पहले सस्पेक्ट थे उन सबको रोल आउट कर दिया गया। और कल तो लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया, जो कि मैं आज भी नहीं ले रहा हूँ। हालांकि पुलिस ने उसे क्लीन चिट देकर बेदाग कर दिया है, छोड़ भी दिया है, बट केस पर असर पड़ सकता है। तो एक सवाल का जवाब आज ज़रूर देना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये कि जब भी क्राइम होता है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी क्राइम को एक सिर्फ क्राइम और क्रिमिनल के नज़रिए से देखना चाहिए और उसी चश्मे से।
और एक क्राइम रिपोर्टर का काम है कि जो फैक्ट है बस उसी पे बात करे। और एक क्राइम रिपोर्टर की जिम्मेदारी भी है कि अगर पुलिस कह रही है कि इस चीज़ से असर पड़ सकता है इसके खुलासे से, तो फिर वहाँ पर आपको उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये जितनी बातें मैं बताया आप इसमें से इस पर भी सवाल उठा सकते हैं कि आपने तो बताया भुवनेश्वर चला गया, वहाँ बंगाल में है, बंगाल का है। तो ये खुद वहाँ के होम मिनिस्टर और वहाँ के दयानंदन जो पुलिस कमिश्नर हैं, ये उनकी मीडिया में बाइट है जो उन्होंने कैमरे पर कहा, रिकॉर्ड पर। तो मैंने उसके अलावा अलग से कोई ऐसी बात नहीं की है जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर असर डाले। उतना ही कहा जितना उन्होंने कहा है। उसके बाद कहा कि अब आगे जितना भी आपको बोलना है आप बोलिए, जब वो पकड़ा जाए। तो कई बार आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मैं उस बात पर लौट रहा हूँ कि कभी भी किसी क्राइम को यार आप किसी रिलीजन, धर्म या मज़हब के चश्मे से मत देखा कीजिए। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कातिल, रेपिस्ट, डाकू, चोर जो भी हो वो सिर्फ एक क्रिमिनल होता है। ना वो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना ईसाई होता है। अगर आपने उस चश्मे से देखना शुरू कर दिया ना तो ज़िंदगी में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि फिर आप धर्म देखकर अपने क्रिमिनल को बचाएंगे कि अच्छा यार ये मुस्लिम क्रिमिनल है, नहीं इसको छोड़ दो, ये हिंदू क्रिमिनल है, नहीं इस पर रहम करो। क्रिमिनल की सज़ा सिर्फ एक, क्रिमिनल को देखने का तरीका सिर्फ एक, उसका क्राइम, और उसके लिए कोई जगह सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा कि कहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा दिए थे कल। तो कई बार ऐसा होता है, मैं पहले भी कई बार ऐसे नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया उनको एक जवाब ये भी देना चाहता हूँ कि डर की वजह से या किसी और वजह से मैंने कभी कोई नाम नहीं छुपाए हैं। हाँ, जब केस की ज़रूरत होती है तो छुपाता हूँ। और आज भी मैं चाहता तो पहला नाम बता सकता था, क्योंकि एक तरह से पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। लेकिन अब लगेगा कि यार अच्छा इसलिए अब बता रहे हो, इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ। और दूसरा नाम भी पता है, वो भी आपको जैसे बेंगलुरु पुलिस खुलासा करेगी ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट, क्योंकि क्राइम तक फैमिली मानता हूँ इसलिए मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ, हक है मुझे। और वो ये कि क्राइम और क्रिमिनल को किसी धर्म की नज़र से कभी मत देखिए, सिर्फ एक नज़र से देखिए, और वो है क्रिमिनल, और उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी ज़ात का हो, किसी मज़हब का हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जुर्म किया है, सज़ा मिलनी चाहिए। और इस पर जैसे ही बेंगलुरु पुलिस, मेरी दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी वो गिरफ़्तार हो, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर बेंगलुरु जैसे शहर में एक शख्स 59 टुकड़े क्यों कर रहा था, इसके पीछे की वजह क्या थी, महालक्ष्मी को मारने की वजह क्या थी, कत्ल का मोटिव क्या था, और क्या वो अकेला है, इसके पीछे कोई और है। और सबसे बड़ी बात यह कि महालक्ष्मी की पूरी फैमिली महालक्ष्मी के साथ न होते हुए अलग अलग क्यों थे इतने बरसों से। और जो महालक्ष्मी 19 दिन से जिसका मोबाइल तक बंद है, उसकी कोई अपनी ही परिवार के लोग खबर क्यों नहीं ले रहे, इसके पीछे भी क्या कुछ कहानी है। कहानी है तो सही, कई कहानियाँ हैं। कई बार बोलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में हमेशा कहते हैं कि आप अच्छी बात करें, बुरी बात ना करें। तो इंतज़ार है बेंगलुरु पुलिस के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें वो खुलासा करें, और जैसे ही वो कातिल पकड़ा जाएगा आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज एंजेलिन डेविड चेटियार, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एंजेलिन। और ये डेविड चेटियार जी की वाइफ है। अंकित सिंह गुज्जर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित भाई। साथ ही राम कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राम साहब। और ये भेजा है गोविंद जी ने। इसके अलावा सृष्टि, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सृष्टि, एंड थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। गोपाल बिस्ट, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गोपाल भाई, आप अच्छे रहे हमेशा। और ये भेजा है अनिल बिस्ट ने। साथ ही प्रियंका, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका। और ये भेजा है आदिति ने। इसके अलावा रुपेश कुमार, इनका भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे रुपेश। और ये भेजा है अनिल ने। साथ ही मोहम्मद चांद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चांद। और ये भेजा है कामरान ने। इसके साथ ही
अंजनी कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजनी भाई। और ये भेजा है गोपी चंद ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें, अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो आज की कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।